जय हिंद दोस्तों, जनरल स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। 27 नवंबर को होने वाले आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पर्सपेक्टिव से आज हम आप सभी के लिए कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इन टॉप 20 क्वेश्चन को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, जिससे आपका पूरे का पूरा कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट होगा और आप अपने एग्जाम में आने वाले हर एक कंप्यूटर के क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 10 में से पूरे 10 नंबर कंप्यूटर के पार्ट में अपने एग्जाम में ले पाएंगे। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स आर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सबसे तेज और सबसे महंगे कंप्यूटर्स है। मतलब इसके लिए आपको कंप्यूटर या क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स पता होना चाहिए। यह है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, बेसिकली साइज के आधार पर होता है। इसमें एक एक करके हम सभी को देखते हैं। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात की जाए तो मेनली इसके 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आते हैं माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर और सबसे लास्ट में आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। अगर बात की जाए माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। इनको पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, जिनके एग्जांपल है लैपटॉप, टैबलेट वगैरह। और उसके बाद अगर बात की जाए मिनी कंप्यूटर्स के बारे में तो मिनी कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर से साइज में थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन बेसिकली स्मॉल साइज के होते हैं और फास्टेस्ट होते हैं। इनको हम इंजीनियरिंग पर्पज के लिए या फिर कैलकुलेशन के सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में, मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्ज मेमोरी के कंप्यूटर्स होते हैं। बेसिकली हम इनको बिजनेस वर्ल्ड्स में यूज करते हैं। और अंत में अगर बात की जाए सुपर कंप्यूटर्स के बारे में तो सुपर कंप्यूटर्स ही सबसे फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं, जिसको हम वेदर प्रेडिक्शन या फिर रिसर्च के लिए मिलिट्री एजेंसीज अपने हाई लेवल वर्क्स के लिए यूज करते हैं। बात की जाए सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल के बारे में तो परम सुपर कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है। यह पहले भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 4 ऑप्शन में से सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो है परम। इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं इसमें आपको एक आईपी एड्रेस दिया गया है 190.160.45.55 इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास। यानी कि इसमें बेसिकली आपसे आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको टीसीपी भी बोला जाता है, यह भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन के लिए आपको आईपी की क्लासेज के बारे में समझना होगा, वो आप देख सकते हैं। अगर बात की जाए आईपी की क्लास के बारे में, किसी भी आईपी एड्रेस के फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स पर बेस होती है। इसमें अगर बात करें क्लास ए के आईपी एड्रेस के बारे में तो अगर किसी भी आईपी एड्रेस में 0001 से लेकर 126 तक अगर फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वह क्लास ए में आएगा। और अगर बात की जाए क्लास बी के बारे में, अगर फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल वैल्यू 128 से 191 तक है तो वह क्लास बी आईपी एड्रेस में आएगा। और अगर किसी आईपी एड्रेस में 192 से लेकर 223 तक न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो वह क्लास सी में आएगा। इसके बाद अगर 224 से 239 तक है तो क्लास डी, और अगर 240 से 245 तक है तो क्लास ई में आएगा। इन पांचों में क्लास ई को फ्यूचर पर्पज के लिए रिजर्व किया गया है और क्लास डी को बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के लिए हम यूज करते हैं, और बाकी यह तीनों कमर्शियल यूज के लिए हैं। इसके बाद आपको समझ में आया होगा कि 190.160.45.55 वह क्लास बी का एक आईपी एड्रेस है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, द बेसिक आर्किटेक्चर, यानी कि जो मूलभूत ढांचा है या जो मूलभूत स्ट्रक्चर है डिजिटल कंप्यूटर्स का, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया। इसमें आपको 4 नाम दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, गोल्डन मोरे, चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल और जॉन वॉन न्यूमैन। हम एक एक करके इन चारों को, इनके वर्किंग को देखेंगे, कंप्यूटर को डेवलप करने में इनके क्या क्या वर्क रहे हैं, क्योंकि इन चारों में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगर बात की जाए गोल्डन मोरे के बारे में तो गोल्डन मोरे कंप्यूटर की फील्ड से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि यह इंटेल कॉर्पोरेशन के को-फाउंडर है। इनका
बेसिक आर्किटेक्चर डेवलपमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन के बारे में, तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर की इन्वेंशन का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और अगर बात की जाए ब्लेज पास्कल्स के बारे में, तो पास्कल्स का यह वर्ड आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सुना होगा। पास्कल ने बेसिकली पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर दिया था, और आप सुनते हैं कि प्रेशर की एक यूनिट पास्कल्स भी होती है। और अंत में अगर हम बात करें जॉन वॉन न्यूमैन के बारे में, जॉन वॉन न्यूमैन ने ही 1945 में डिजिटल कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर्स को डेवलप किया था, और इन्हीं के बेसिक आर्किटेक्चर के बेसिक्स पर 1946 में ENIAC पहले इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर को बिल्ड किया गया। यह पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर द एग्जांपल ऑफ। इसमें आपको 3-4 सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, यानी कि आपका यह क्वेश्चन बेसिकली कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। या आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का एक बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर के बारे में, तो सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन होते हैं किसी भी डाटा का या कुछ कंप्यूटर की कुछ इंस्ट्रक्शन का, जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है। तो कंप्यूटर में 3 तरह के सॉफ्टवेयर लगे होते हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जो इसके इनबिल्ट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और नंबर 3 में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर मालवेयर और मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अगर बात की जाए सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट के बारे में, तो इसमें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लैंग्वेज प्रोसेसर और डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS वर्ड, फोटोशॉप, वीडियो एडिटर, जितने भी आपके कंप्यूटर के बेसिक वर्किंग से अलग अगर किसी इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए स्पेशल फंक्शन को आप परफॉर्म कराना चाहते हैं, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बेसिस पर होता है। और अगर किसी कंप्यूटर को आप हार्म करना चाहते हैं या फिर उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर मालवेयर सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा, क्योंकि जितने भी MS वर्ड, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग ऐप या फिर कोई भी गेमिंग ऐप, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको पूछा गया है द डिजिट्स ऑफ द बाइनरी सिस्टम आर कॉल्ड, यानी कि बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर पूरा फंक्शन करता है बाइनरी सिस्टम पर। अगर उसकी बाइनरी सिस्टम की डिजिट्स के बारे में हम बात करें, तो इसके लिए आपको तो बेसिकली बाइनरी सिस्टम से ही कंप्यूटर की मेमोरी मेजरमेंट स्टार्ट होती है। और अगर हम बात करें बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स के बारे में, तो 2 बाइनरी डिजिट 1 और 0 से मिलकर कंप्यूटर की स्टोरेज लैंग्वेज में एक बिट बनती है। और बिट ही सबसे बेसिक मेजरमेंट यूनिट होती है किसी भी कंप्यूटिंग में। और अगर हम 4 बिट को एक साथ मिला देंगे, तो 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपके ऑप्शन सी में निबल दिया गया है। और अगर हम 8 बिट को एक साथ मिलाएंगे, तो एक बाइट बनता है। तो आपके ए ऑप्शन में भी आपको बाइट दिया गया है। और अगर 1024 बाइट को मिलाएंगे, तो 1 किलोबाइट होगा। 1024 किलोबाइट को मिलाएंगे, तो 1 मेगाबाइट होगा। और 1024 मेगाबाइट को मिलाएंगे, तो 1 गीगाबाइट होगा। ऐसे कंप्यूटर की मेमोरी मेजरमेंट्स काम करते हैं। तो इसके बाद आपको पता लग गया होगा कि बाइनरी सिस्टम्स की डिजिट्स को बिट्स बोला जाता है। इसमें आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स, मतलब यह क्वेश्चन आपका डोमेन से रिलेटेड है, इज यूज्ड बाय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा कौन से डोमेन्स यूज किए जाते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं कि आखिर डोमेन्स होते क्या है। अगर बात की जाए डोमेन्स के बारे में, तो बेसिकली डोमेन्स एक तरीका होता है। बेसिकली डोमेन एक तरीका होता है इंटरनेट पर कनेक्टेड किसी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने का और लोकेट करने का। और अगर हम बात करें डोमेन के बारे में, तो डोमेन के हमेशा 2 पोर्ट होते हैं और दोनों पोर्ट के बीच में एक डॉट का निशान आपको हमेशा मिलेगा। एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम किसी चीज को सर्च करते हैं, तो हमें कुछ ऐसी कमांड देखने को मिलती है। इसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद google.com। तो इस एग्जांपल से हम डोमेन नेम को समझने की कोशिश करें। अगर हम बात करें इन फर्स्ट 4 HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में, तो हम इनको प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर कहते हैं, यानी कि PI। और अगर हम बात करें www के बारे में, तो हम इसको वर्ल्ड वेब कहते हैं। और लास्ट के google.com, यही हमारा डोमेन नेम है। इसमें आप देख सकते हैं गूगल
और .com दोनों के बीच में एक डॉट लगा है, तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी डोमेन नेम में हमेशा 2 पोर्ट्स होते हैं और ये दोनों पोर्ट्स किसी डॉट से कनेक्टेड होंगे। और कोई भी डोमेन नेम हमेशा एक यूनिक डोमेन नेम होता है। उसके बाद हम इसकी अलग अलग कैटेगरीज को देखते हैं। मोस्ट कॉमन यूज किए जाने वाले कुछ डोमेन्स के एब्रीविएशन हम आपको बताते हैं। अगर आपको किसी भी डोमेन के पीछे .info लगा होगा तो वह किसी इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन होगा, और अगर .com लगा होगा तो वह किसी कमर्शियल साइट का डोमेन नेम होगा, और अगर किसी डोमेन के पीछे .gov का एक पोर्ट लगा होगा तो वह किसी गवर्नमेंट साइट का डोमेन होगा, और .edu जो हमें क्वेश्चन में भी पूछा गया है तो वह किसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का डोमेन होगा। उसके बाद अगर किसी के साथ .mil लगा है तो यह किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन होगा, और अगर किसी के साथ नेट लगा है तो यह किसी नेटवर्क रिसोर्सेज का डोमेन नेम होगा। .org वाले डोमेन नेम किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की साइट्स के होते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट .in अगर डोमेन नेम लगा है तो यह हमारे इंडिया कंट्री के लिए डोमेन नेम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हुआ .edu, किसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए डोमेन यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडम, यानी कि एक मॉडम के फंक्शन क्या होते हैं। मॉडम के फंक्शन जानने से पहले हमें मॉडम क्या होता है पहले वो समझना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप मॉडम को 2 पार्ट में स्प्लिट करोगे तो आपको मिलेगा MO से मॉड्यूलेटर और DEM से डीमॉड्यूलेटर। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूलेटर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला एक डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में लगा होता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, हम ऐसे ही क्वेश्चन के बेसिस पर आपको कंप्यूटर का फुल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे और इजीली आप हर एक क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया है ए फिल इन द ब्लैंक्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वेब पेज लोकेटेड ऑन ए वेब सर्वर। मतलब इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें एक या एक से ज्यादा वेब पेज होते हैं और वो एक ही वेब सर्वर पर लोकेट होते हैं। तो हम एक एक करके चारों ऑप्शंस को देखते हैं। अगर बात की जाए हब के बारे में तो हब का हिंदी में मीनिंग होता है केंद्र। तो हब जो है वो किसी भी नेटवर्किंग की एक फिजिकल लेयर होती है जिसमें हम मल्टीपल डिवाइसेज को एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट करते हैं और वह एज ए हब काम करता है। इसके बाद अगर बात की जाए वेबसाइट के बारे में तो वेबसाइट है वो एक ग्रुप होता है वेब पेज का। वेबसाइट इज ए ग्रुप ऑफ बहुत सारे वेब पेज मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं जो सेम थीम पर काम करते हैं और यह वेरियस हाइपरलिंक से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इसके बाद आप समझ गए होंगे कि एक वेबसाइट ही है जिसमें वन और मोर वेब पेज एक ही वेब सर्वर पर लोकेट होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर है बी, यानी कि वेबसाइट। और स्टोरी और टेम्पलेट का इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि प्रोग्राम सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर जो हम बेसिकली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इस जैसे प्रोग्राम दैट सर्व एज ए नेविगेबल विंडो जो हमें एक नेविगेशन प्रोवाइड कराते हैं किसी भी वेब में, हम उनको क्या बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर की एक कैटेगरी के बारे में समझना होगा। तो हम एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इसके पहले ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट के बारे में, तो हाइपर टेक्स्ट एक रेफरेंस टेक्स्ट होता है जो हमें इससे रिलेटेड किसी भी टेक्स्ट या किसी भी डाटा तक पहुंचने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके सेकंड ऑप्शन नेटवर्क के बारे में, तो हमारा जो नेटवर्क है वो मल्टीपल डिवाइस का इसको कम्युनिकेट करवाने के लिए नेटवर्क बनता है। और अगर हम बात करें वेब ब्राउजर्स के बारे में, तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो किसी भी डाटा को लोकेट करने, रिट्रीव करने और डिस्प्ले करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब में हमारी हेल्प करता है। और अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के पार्ट्स के बारे में, तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के 2 पार्ट होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है, इन दोनों में सबसे पहले आता है टेक्स्ट वेब ब्राउजर्स और नंबर 2 पे आता है ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स। टेक्स्ट वेब ब्राउजर्स में आपके लिनक्स जैसे ब्राउजर्स आते हैं। और अगर बात की जाए GUI के बारे में, तो इसमें आपके सफारी, क्रोम और फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर्स आते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो हमारे प्रोग्राम्स है इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे, ये सब हमारे वेब ब्राउजर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें आपको पूछा गया है कनेक्शन और लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट्स और वेब पेज, यानी कि किसी चीज से रिलेटेड
किसी डॉक्यूमेंट या वेब पेज पर जो कनेक्शन या लिंक बने होते हैं जो उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखते हैं, रिजर्व करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया गया ई कॉमर्स, यह हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद डोमेन नेम हमने आपको पहले ही बताया था। बचे दो ऑप्शन को हम एक एक करके देखते हैं। अगर बात करें वेब पेज के बारे में तो वेब पेज हमारे वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। पूरा सर्च इंजन हमारे वेब पेज पे ही काम करता है। और उसके बाद हम बात करें हाइपरलिंक के बारे में तो हाइपरलिंक किसी भी से रिलेटेड डाटा तक पहुंचने के लिए एक रेफरेंस लिंक का काम करता है। जैसे हम हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो हम इससे रिलेटेड जितना भी स्टोर डाटा होगा हम उस पर इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी। एक हाइपरलिंक ऐसे कनेक्शंस और लिंक्स होते हैं जो अदर डॉक्यूमेंट्स और वेब पेज। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है थिसॉरस टूल एमएस वर्ड में किस फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम समझते हैं आखिर थिसॉरस का मीनिंग होता क्या है। अगर थिसॉरस का मीनिंग हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इसका मीनिंग है एक बुक या कोई भी स्टोरेज जिसमें क्लासिफाइड लिस्ट होती है सेम वर्ड्स की, यानी कि एंटोनियम सिनोनियम्स की। तो इसका आपका सीधा आंसर हुआ एंटोनियम और सिनोनियम वर्ड के लिए हम थिसॉरस टूल को यूज करते हैं। और इसके दो बचे ऑप्शन स्पेलिंग सजेशंस और ग्रामर ऑप्शन के लिए हम बेसिकली स्पेल चेक का एक ऑप्शन होता है। उस स्पेल चेक के ऑप्शन को अगर हम यूज करेंगे तो वह हमें स्पेलिंग सजेशंस और ग्रामर ऑप्शंस को करेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको पूछा गया है कि व्हाट फंक्शन डिस्प्ले, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो रो डाटा को कॉलम में और कॉलम डाटा को रो में डिस्प्ले करता है। तो इसमें एक एक करके हम इसके सभी ऑप्शंस को देखेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए इंडेक्स के बारे में तो इंडेक्स हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। इंडेक्स बेसिकली एक लिस्ट होती है किसी भी टॉपिक्स की जो हमने किसी डॉक्यूमेंट या किसी फाइल में डिस्कस किए हैं, और अगर हम उनको पेज नंबर के साथ उनका डाटा मेंटेन करते हैं तो हम उसको इंडेक्स बोलते हैं। इसके बाद हाइपरलिंक हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक रेफरेंस लिंक की तरह काम करता है इससे रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए। और अंत में नंबर 3 ऑप्शन के बारे में अगर बात करें तो यह है ट्रांसपोज। अगर आप ट्रांसपोज के हिंदी मीनिंग का बात करोगे तो ट्रांसपोज का हिंदी मीनिंग होता है बदल देना या फिर स्थानांतरित करना, यानी कि किसी भी कॉलम को रो और किसी भी रो को कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज किया जाता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें आपको पूछा गया है कि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होते क्या है। बेसिकली कंप्यूटर्स में दो तरह के मेमोरी डिवाइसेज होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें आपसे पूछा गया है कि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस CD रोम और DVD रोम यूज विच मेथड फॉर स्टोरेज। बेसिकली हम इसके लिए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज के स्टोरेज मेथड्स को देखते हैं। अगर बात की जाए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज के स्टोरेज मेथड्स के बारे में तो जितनी भी हमारी फ्लॉपी डिस्क होती हैं वो सब मैग्नेटिक मेथड यूज करती है स्टोरेज के लिए, और हमारी CD और DVD रोम ऑप्टिकल मेथड को यूज करती हैं। और आज के समय में मोस्ट प्रोबेबली यूज की जाने वाली पेन ड्राइव सॉलिड स्टेट मेथड को हमारे डाटा स्टोरेज के लिए यूज करती हैं। तो इसके बाद आपको ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस CD रोम और DVD रोम स्टोरेज के ऑप्टिकल मेथड को यूज करते हैं। दोस्तों बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। हम आपको ऐसे ही आने वाले 5 से 10 मिनट में आपके पूरे के पूरे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे और आप हर क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली आपका यह है क्वेश्चन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी से रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर की 3 कैटेगरीज बताई थी जिसमें आपके सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और नंबर 3 पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर मालवेयर। इसमें अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं। तो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछा गया है इन चारों में से कौन सा आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर होते क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं जो मैनेज करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर की एक्टिविटी, सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज, और हमें
एक कॉमन सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए कंप्यूटर के प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यूनिक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद विंडो एनटी भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और डोस भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका बचा ऑप्शन C++ एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि ALU इज एन मेन सब यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि ALU आखिर होती क्या है। अगर बात की जाए ALU के बारे में तो ALU होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब हमसे पूछा गया है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट किस यूनिट की मेन सब यूनिट है। तो आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर में एक CPU लगा होता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं और इसी को ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स कहा जाता है। इसमें हाई क्वालिटी के इंटीग्रेटेड चिप्स लगे होते हैं और इसी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर या CPU के दो पार्ट होते हैं। एक होता है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरी होती है CU कंट्रोल यूनिट। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, CPU की मेन सब यूनिट ALU होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि CDAC स्टैंड फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटिंग, यानी कि CDAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फुल फॉर्म आपसे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछी गई है। और अगर हम बात करें CDAC की फुल फॉर्म के बारे में तो CDAC की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और अगर हम बात करें CDAC के बारे में तो CDAC एक इंडियन ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रिसर्च करने के लिए और उनको असेंबल करने के लिए इंडिया की एकमात्र एजेंसी है। और अगर हम बात करें CDAC के हेडक्वार्टर के बारे में, यह पिछली बार आपके GS के क्वेश्चन में पूछा गया था। तो CDAC का हेडक्वार्टर पुणे में स्थित है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ये मेमोरी बस इज मेनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे हमें पता होना चाहिए कि आखिर मेमोरी बस होती क्या है। तो बेसिकली मेमोरी बस एक टाइप की कंप्यूटर बस ही होती है और यह या तो किसी सेट ऑफ वायर होगा, यानी कि वायर से मिलकर कोई डिवाइस बना हुआ, या फिर कंडक्टर्स होंगे जो बेसिकली क्या काम करते हैं कि है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को अलाउ करते हैं किसी भी डाटा को एक दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए। यानी कि कंप्यूटर बस या फिर मेमोरी बस हमें ट्रांसफर ऑफ डाटा की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि ए मेमोरी बस इज मेनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको शॉर्टकट पूछा गया है कि शॉर्टकट फॉर द रीडू एक्शन इज, यानी कि रीडू के एक्शन के लिए आपका शॉर्टकट क्या होगा। तो हम एक एक करके चार ऑप्शंस को देखते हैं। अगर बात की जाए Ctrl+R के शॉर्टकट के बारे में तो यह किसी भी वेब पेज को या फिर वेब में रिफ्रेश करने के लिए यूज किया जाता है। अगर बात की जाए Ctrl+X के बारे में तो यह किसी कमांड को कट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर बात करें Ctrl+Y के शॉर्टकट के बारे में तो Ctrl+Y को रीडू एक्शंस के लिए यूज किया जाता है और Ctrl+O के शॉर्टकट कमांड को किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा सही आंसर है Ctrl+Y। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 19 जैसे कि आप देख पा रहे हैं ईमेल से रिलेटेड है। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ एन ईमेल, ईमेल की इनमें से कौन सी फील्ड आइडेंटिटी हाइड करती है किसी भी रेसिपिएंट की, यानी कि जिसके पास हम भेज रहे हैं उसकी आइडेंटिटी ईमेल की इन चारों फील्ड में से किसमें हाइड की जाती है। तो अगर हम बात करें ईमेल में दिए गए 2 ऑप्शन में तो इसमें हम जिसको हम मैसेज सेंड कर रहे हैं यानी कि किसी भी रिसीवर की ईमेल आईडी डालते हैं और फ्रॉम में हम हमारी ईमेल आईडी डालते हैं। और अगर बात की जाए CC के बारे में तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी बेसिकली तब यूज की जाती है जब कोई ईमेल किसी बंदे से कंसर्न नहीं है लेकिन हम उस बंदे को इस पूरी प्रोसेस में या लूप में रखना चाहते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए BCC के बारे में तो BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें आप इसके मीनिंग से ही समझ सकते हैं कि इसमें दिया गया है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि यह कार्बन कॉपी किसी भी आइडेंटिटी को हाइड करती है और किसी भी रेसिपिएंट्स की आइडेंटिटी कहीं किसी दूसरे बंदे को प्राइवेटली विजिबल नहीं होगी। यानी कि BCC हमारा ऑप्शन है जिसमें आइडेंटिटी ऑफ द रेसिपिएंट्स को हाइड किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर के बारे में। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ए डिवाइस कौन सा डिवाइस है जो लिंक करता है 2 नेटवर्क को एक साथ। इसमें हम एक एक करके 4 ऑप्शंस को देखेंगे।
अगर बात करें रेक्टिफायर के बारे में तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रेक्टिफायर एसी टू डीसी करंट को कन्वर्ट करता है। उसके बाद अगर बात करें हब के बारे में तो हब का हमने आपको पहले भी बताया था, यानी कि केंद्र। जब हम मल्टीपल डिवाइसेज को एक साथ किसी सर्वर या फिर किसी कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो वह फिर एज ए हब काम करता है। और अगर बात की जाए ऑप्शन सी के बारे में, ब्रिज एक कंप्यूटर का नेटवर्क डिवाइस होता है जो लिंक करता है मल्टीपल नेटवर्क्स को या फिर एक से ज्यादा नेटवर्क्स को एक साथ लिंक करने में यूज किया जाता है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ब्रिज ही वह डिवाइसेज है जिसको दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को एक साथ लिंक करने के लिए यूज किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आपके 27 नवंबर को होने वाले एग्जाम से पहले आपके लिए जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन और साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपके लिए जल्द लेके आएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।